तो अब देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। एज यू नो वेरी वेल स्टूडेंट कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। एक क्या होता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या उसका एक और नाम है, क्या नाम है, SNO टाइप। ओके, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको यस या नो टाइप भी कहते हैं, नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हम या हाँ या ना में ही दे सकते हैं। ओके, अब इसकी पहचान क्या होती है, इससे इसकी बिगिनिंग जो होती है हेल्पिंग वर्ब से होती है, ठीक है। डू यू टेक रेस्ट डेली। अब क्या तुम रोज रेस्ट करते हो, आराम करते हो, है ना। तो अब ये देखिए, ये जैसे कि मैंने पहले फॉर्मूला बताया था, जहाँ जहाँ डूडा जाएगा वहाँ वहाँ इज़म आ रहेंगे, लेकिन डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। अब ये ऑब्जेक्ट उठकर यहाँ आएगा ना, तो रेस्ट मीन्स सिंगुलर है, तो यहाँ हम लगाएंगे इज रेस्ट। अब टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, क्या बचा है, यहाँ डेली बचा हुआ है, और यहाँ लगाइए बाई यू, या आप ऐसे भी कह सकते थे कि इज ए रेस्ट टेकन डेली बाई यू, और यहाँ ये चीज़ भूलिएगा, मार्क ऑफ क्वेश्चंस। समझ आ रही है बेटा, जहाँ जहाँ आप डूडा जाएंगे वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, इज ए मार्क करेंगे। ये फर्स्ट टाइप में ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड टाइप कुछ नया नहीं है, सेकेंड टाइप में कुछ नया नहीं कर सकते हैं आप। ये SNO टाइप में समझ आ रहा है आपको ना, ये कि अगर डूडस पहले आएंगे तो हम इज ए मार्क पहले लाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट आएगा, उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाएगा कि इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे या आर लगाएंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें हो तो बताएं, समझ आ गई ना। हाँ, ये बहुत इजी फार्मूला है, ये ऐसा लगता है कि बस करिए एक बार आपको बता दिया जाए तो फिर बहुत आसान हो जाती है। सेकेंड टाइप देख लेते हैं इसका, ठीक है। सेकेंड टाइप को क्या बोलते हैं, WS टाइप भी बोलते हैं। WS टाइप क्यों बोलते हैं इंट्रोगेटिव को, क्योंकि अमूमन जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो WS से शुरू होते हैं, है ना, W या यस से शुरू होते हैं, इसे इसको सेकेंड टाइप कहा जाता है या WS टाइप कहा जाता है। इसमें किसी भी क्वेश्चन वर्ड को एक्सेप्ट हु, इसको छोड़ के बाकी कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे व्हेन डज रेखा कंप्लीट हर वर्क, व्हेन डज रेखा कंप्लीट हर वर्क। अब ये क्वेश्चन वर्ड यहां आ गया, ठीक है, ये दिख रहा होगा हु, इसको छोड़ के कोई भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसको यहां लिख लेते हैं। यानी व्हेन है व्हेनी, तो व्हेन ही क्या करेंगे यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है बेटा। व्हाट रहेगा तो व्हाट उतार लेंगे, हाउ रहेगा तो हाउ उतार लेंगे, वेयर रहेगा तो वेयर उतार लेंगे। क्लियर है, जो यहाँ रहेगा वो हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक। फिर पुराना ही फार्मूला है, देखिए डूडा जाके, तब क्या करेंगे यहाँ पे, इज हमारा नहीं है, लेकिन कैसे आनी है, हर वर्क सिंगुलर, व्हेन इज हर वर्क हो गया। अब वर्क की थर्ड फॉर्म्स कंप्लीटेड बाय रेखा। कोई डाउट? जी बिल्कुल, वहां पर पहुंच रहे हैं। पहले ये देख लीजिए, अब यहां अगर क्वेश्चन वर्ड ही मैं बदल देता हूं, हाउ कर दिया मैंने, हाउ डज रेखा कंप्लीट हर वर्क, तो यहां भी क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड्स आ रहे हैं डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक्सेप्ट हु को छोड़कर। अदरवाइज बाकी जो भी आएंगे उनको जैसे एज गिवन एज रिटन, जैसा दिया रहेगा वैसे लिखा जाएगा। ओके, एक्चुअली आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द हु। यू पुट अप वेरी गुड क्वेश्चंस, लुक एट हियर। सवाल आता है कि हु मीन्स कौन होता है, आपको पता ही है, इसके साथ क्यों नहीं ऐसा हो रहा है ना। एक्चुअली प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये जो हु है ना,
देखिए ये क्या ना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में या किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब इसका एज ए क्वेश्चन वर्ड यूज किया जाता है तो इसका डबल रोल हो जाता है ना। देखिए ये क्या, ये क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। स्टूडेंट प्लीज फोकस हियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, ठीक। और ये कि यहाँ यही क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का भी काम करता है। अब सेंटेंस को बढ़ाते हैं, हु टीचेस यू इंग्लिश, ठीक है। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब यहाँ देखिए एक सवाल आपको पूछना चाहिए, सर ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फिर यहाँ डू डज क्यों नहीं लगा रहे हैं आप, जबकि जितने भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहे थे तो डू डज आ रहा था आपका, इसमें नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली इसमें रीजन ये है माय डियर कि ये जो हु होता है ना, इसको एज ए सब्जेक्ट भी लिया जाता है। ये एक सब्जेक्ट हो गया, अब ये सब्जेक्ट हो गया तो ये क्रिया हो गई, फिर इसके लिए डू डज लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और अमूमन जनरली लिटरली ये सिंगुलर मानी जाती है, प्राय इसका सिंगुलर ही ज़्यादा माना जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो अब यहाँ इसलिए यहाँ डू डज नहीं लगाया, इसलिए स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, डू डज आया नहीं है फिर इसमें ये मार कहाँ लगाएंगे। हु से जब भी शुरू होगा तो याद रखिएगा कि यहाँ डू डज नहीं आएंगी, क्लियर है। अब ये सिंगुलर हो गया क्योंकि यहाँ देखिए क्रिया में एस ई या एस लगी है ना, यस लगा है ना, तो इससे क्लियर है क्या ये सिंगुलर है। अच्छा, हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यही पढ़ा रहा है, यही कौन है जो पढ़ा रहा है जिसको हम पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड भी काम कर रहा है और यहाँ जो काम हो रहा है वो भी ये कौन ही कर रहा है। तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, पर क्वेश्चन वर्ड है तो वहाँ जाएगा नहीं। बाई तो लगना है पर ये वहाँ जाएगा, लगेगा कहाँ, तो बाई को ही उठा के आगे लाते हैं, समझ रहे ना। ये उठकर वहाँ नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है। चूंकि ये सब्जेक्ट भी है तो इसीलिए इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, बाय, और ये यहीं बदल के आता है तो होम हो जाता है, बाय होम। क्लियर है ना, हु का क्या हो जाएगा, बाय होम। अब यहीं से फिर वही फार्मूला शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ आपका डबल ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है एक डायरेक्ट है ना, एक लिविंग एक नॉन लिविंग है। रूल कहता है लिविंग को उठाना चाहिए, तो यू उठाएंगे, अगर हम यू उठा के यहाँ लाते हैं तो हमें यहाँ साई क्रिया क्या लगाना पड़ेगा, आर, क्योंकि इसकी अकॉर्डिंग टू जाएगी, बाय होम आर यू। क्लियर हो गया। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट, क्लियर है। और अब यहाँ क्या बचा है, इंग्लिश, और ये लगाएगा मैंने क्वेश्चन वर्ड। इज इट क्लियर, ओके। तो बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, समझ आ रही है। अच्छा, एक सेंटेंस है। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे नॉन लिविंग को भी उठा सकते हैं। उसके बनाने का तरीका क्या हो, क्या मैं आपसे कोई बताएगा, जी बोलिए। बाय होम चीज आ जाएगा क्योंकि हम एक सब्जेक्ट उठा रहे हैं, इंग्लिश टॉट, टॉट यू। ये गलत हो गया फिर आपका। जब आप नॉन लिविंग उठाएंगे तो लिविंग के आगे आपको एक आहार देना पड़ता है, वो होता है टू। बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू। जब भी हम नॉन लिविंग उठाएंगे, लिविंग को नहीं उठाएंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा उसके पहले आपको प्रीपोजिशन टू लगाना पड़ेगा। इज इट क्लियर। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछले वाले वीडियो हमने आपको बताया था कि अफर्मेटिव कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं, और आज नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों के साथ बता दिया गया, ठीक है। तो अब आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। क्या आप में से कितने लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, जी बताइए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस मीन्स क्या होता है, प्रेजेंट no speak in English, not in Hindi. Present continuous, yeah, this is the definition of Hindi sentence. What is the definition of English sentence? Present continuous including is am are with verb में ing. Wherever we find is am are as a helping verb and verb में ing, finite verb में ing, that is called present continuous tense. इज एम आर हो, क्रिया में क्या लगा हो, ing लगा हो, इसकी पहचान ही वही है। देखिए यहाँ पे
कि आप यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब पाते हैं इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी पाते हैं। ये इंग्लिश वाली पहचान, इंग्लिश में लिखा रहेगा तो आप कैसे जानेंगे कि किस टेंस का ये सेंटेंस है, उसकी ये पहचान है। ठीक है, अब इसका अफर्मेटिव रूल उठाते हैं। सिंपल सा सेंटेंस, भगवान के नाम से शुरू करते हैं। राम इज राइटिंग लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर। प्रोसेस वही है, पैसे इतना इजी है। अगर आपने एक टेंस का पढ़ लिया फिर पूरा आपको टेंस का पैसे आ जाएगा, है ना। अब क्या है, ऑब्जेक्ट अ लेटर, यहाँ ले आइए। अ लेटर इज, जरूरी यही इज उठा लिया हमने, यहाँ एयर लेटर सिंगुलर है ना इसलिए इज। अब यहाँ चूंकि आईएनजी फॉर्म लगी है ना, तो ये बी क्रिया होती है, इसलिए हमें यहाँ पे बीइंग लगाना पड़ेगा। बी में भी क्या जोड़ना पड़ेगा, आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। अ लेटर इज बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे कि मैंने पहले भी कहा था हमेशा आएंगी, रिटन बाय राम। समझ आ रही है अच्छे से। तो अगर आपको इस तरह से क्लास बिल्कुल लाइव क्लास है, ऐसा नहीं कोई बनावटी क्लास है या कि अलग किया जा रहा है, पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हैव अ गुड डे।